Assalamu alaikum. I'm Shanaz Patti, and currently we are going to check international law. So the topic which we are going to cover today is the state in general, or what is the intro is a state, how international law defines a state, what is the type of recognition, and how and where it covers specific duties and to some extent some rights. So basically, we are going to cover our topic through these slides. इंटरनेशनल लॉ बेसिकली हमने जो स्टार्ट में पढ़ा कि बेसिक इंटरनेशनल लॉ की क्या है, उसमें सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या है और सोर्सेस किस तरह से बनती हैं, उसको कवर करने के बाद अब जो कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर अप किया था कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो डील करता है बिटवीन स्टेट टू स्टेट, इनकी जो रेगुलेशंस हैं, इनके जो कंडक्ट हैं, उनको रिलेट करने के लिए, आपस में एग्रीमेंट करने के लिए, आपस के डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल लॉ को इन्वोक किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। अब सब्जेक्ट्स को बेसिकली चैप्टर 3 में हमने ये कवर किया। अब बेसिकली जो इंटरनेशनल लॉ के फर्स्ट चैप्टर्स में हमने कवर किया कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो डील करता है दो स्टेट्स के बीच में या इनके जो कंडक्ट होते हैं उनके हिसाब से। तो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली स्टेट है क्या, किस तरह से स्टेट को मानता है। तो चैप्टर 5 में ये सारी चीजें काइंड्स और फंक्शंस, ड्यूटीज ऑफ स्टेट, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो बेसिकली चैप्टर 5 में ये है कि स्टेट क्या है। फर्स्ट चीज जो हम कवर करेंगे वो है डेफिनेशन। स्टेट क्या है, रियासत क्या है, एक मुल्क क्या है, कि कुछ लोगों का मजमुआ जो एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट बनाए, अपने कॉमन पर्पसेस को चलाने के लिए अपनी एस्टैब्लिश करे गवर्नमेंट, उनकी एक डिफाइंड टेरिटरी हो और उसमें कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपना ऑब्जेक्ट हासिल किया जाए, तो एक ऐसी जगह को हम स्टेट कहते हैं। और जो दूसरी स्टेट भी उसको रिकॉग्नाइज करें, ऐसा ना हो कि वो खुद रिकॉग्नाइज अपने आप को करे लेकिन दूसरी स्टेट के सामने उसका स्टेटस अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम उस जगह को, उस एंटाइटी को स्टेट का नाम नहीं दे सकते। अब इंटरनेशनल लॉ के हवाले से अगर देखते हैं तो इंटरनेशनल लॉ simply says that it is a political system that runs. It is a primary subject of international law. For an entity to be a state, it should be free from control of other political states and free to enter into relations, agreements with other states. For example, if a state is not free to enter into relations with other states, we should not call it as a state, as an independent state like federal or unitary, but we should call it as a vassal, condominium, or protected states. So state basically is an association. The international law says basically it is an association of human being. It is a grouping of human being for certain attainment, for constituting a territory like state. There it should be free to contract. This was all simply. In the second page, इंटरनेशनल लाइकवाइज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड के कुछ जो जूरिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस और इंटरनेशनल लॉ के हवाले से दी, सब्जेक्ट के हवाले से दी कि व्हाट इज सब्जेक्ट और सोर्सेज और इंटरनेशनल लॉ इटसेल्फ।
अब हॉलैंड, सालमन और मोंटेविडियो कन्वेंशन की बेसिस पर जो इंटरनेशनल लॉ कहता है कि स्टेट इसे कहते हैं, सम जूरिस्ट हैव डिफाइंड द डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन व्यूज। तो सबसे पहले हॉलैंड कहते हैं कि स्टेट इज अ न्यूमरस असेंबलीज ऑफ ह्यूमन बीइंग organized for law, generally occupying a certain territory। सालमन कहता है कि स्टेट जो है वो बेसिकली एक ग्रुपिंग ऑफ पीपल है, लोग इकट्ठे होते हैं एक किसी जगह पर, मखसूस जगह पर, जो कॉमनली ऑक्यूपाई करते हैं अपना सर्टेन एरिया और उसे लॉ के तहत रिकॉग्नाइज किया जाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू अगर इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन जो हॉलैंड ने दी थी और अभी स्टेट की जो डेफिनेशन है उन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हॉलैंड का ये मानना था कि तब तक कोई भी स्टेट नहीं हो सकती जब तक लॉ नहीं है। यानी अगर आप लोगों को इकट्ठा भी रखते हैं, आपकी एक सर्टेन बाउंड्री भी है, लेकिन आपके पास अगर लॉ नहीं है, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आप स्टेट नहीं चला सकते। सेकेंडली, सालमन कहता है कि स्टेट इज एन एसोसिएशन, जो हमने फर्स्ट इंटरनेशनल लॉ में जो रिकॉग्नाइज की थी कि ये सिर्फ एक एसोसिएशन है फॉर एन सर्टेन ऑब्जेक्ट। इट इज बेसिकली एन एक्ट डन बाय द ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। यानी एक वो चलाते हैं अपनी गवर्नमेंट वगैरह जिनके पास पावर है, एसोसिएट करते हैं और अपने एक सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्ट्स को अक्वायर करने के लिए, हासिल करने के लिए ये सारी चीजें रखी जाती हैं। अब इन सब चीजों को रखने के बाद मोंटेविडियो कन्वेंशन जो 1933 में पास हुई, आर्टिकल 1 जो है इस कन्वेंशन का वो ये कहता है कि सबसे पहले जो हम कह रहे हैं कि स्टेट है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब आप बात इंटरनेशनल लॉ की कर रहे हैं तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स और होना लाजिम है। सिर्फ एसोसिएशन को स्टेट नहीं कहते, सिर्फ डिफाइंड टेरिटरी को स्टेट नहीं कहते, सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट को स्टेट नहीं कहते। यानी फर्स्ट जो इसका कन्वेंशन का आर्टिकल है वो ये कहता है कि एक स्टेट, सबसे पहले राष्ट्र को मुल्क कहने के लिए हमारे पास पॉपुलेशन होना लाजिम है। पॉपुलेशन के बाद हमारे पास टेरिटरी हो, हमारे पास बॉर्डर्स जो हैं वो डिफाइंड हो, हमें पता हो कि हमारी रियासत का जो है वो एरिया कितना है, कितने हमारे उस एरिया में सारी चीजें आ जाती हैं, वो हमें डिफाइंड होना लाजिम है। उसके बाद जब पॉपुलेशन हो गई, आपका एरिया डिफाइन हो गया, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट आती है जो आपके स्टेट को चला रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी वो जो रिकॉग्नाइज हुए हों, जो के अपॉइंट किए गए हों कि आप लोगों के साथ इंसाफ करें, आप लोगों को उनके हक दिलाएं या उनके साथ जो डिस्प्यूट्स हैं उनको अपने राइट्स दें। उस गवर्नमेंट तब बनेगी जब आपकी डिफाइंड टेरिटरी हो, जब आपकी पॉपुलेशन हो। फोर्थ एंड मेन पॉइंट जो मोंटेविडियो कन्वेंशन कहती है वो ये है कि आप जब किसी स्टेट को इंटरनेशनल लॉ में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो आपकी ये कैपेसिटी होनी चाहिए टू इंटर इन रिलेशन विद अदर स्टेट्स। अगर आपकी कैपेसिटी ये नहीं है कि आप दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस कायम कर सकें, दूसरे स्टेट के साथ एग्रीमेंट कर सकें, तो उसे हम स्टेट नहीं कह सकते। ठीक, ये था मोंटेविडियो का कन्वेंशन जो कहता है कि पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, कैपेसिटी हो टू इंटर रिलेशन और हमारी गवर्नमेंट हो। इसी को जो है सालमन ने अपना फिर व्यू दिया कि स्टेट होने के लिए लाजमी नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम टेरिटरी कह रहे हैं वो लाजमी नहीं है। सालमन का ये व्यू था और स्ट्रेक का भी ये था कि फोर्थ स्ट्रेक जो कि वेल नोन जूरिस्ट है इंटरनेशनल लॉ के, वो ये कहते हैं कि किसी भी स्टेट को इंटरनेशनल लॉ में रिकॉग्नाइज करने के लिए जो फोर्थ एलिमेंट है, यानी
आप किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये मेन एथिक है, ये मेन पॉइंट है जिसकी बेसिस पे आप किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हो, पहचानते हो, कहते हो कि ये इंटरनेशनल लॉ में स्टेट इसको माना जाता है। अदरवाइज अगर आपका फोर्थ एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, तो आपको स्टेट नहीं माना जाएगा इंटरनेशनली। बाकी आप म्यूनसिपली आपके पास वो कैपेसिटी होना लाजिम है। कबाइल हैं जैसे अपने अपने हिसाब से वो काम करते हैं, लेकिन उनकी कोई रिकॉग्निशन नहीं होती। उसकी एक ही वजह है कि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं, या तो वो इंटर नहीं होना चाहते। तो इसी वजह से जो स्ट्रेक है मेन पॉइंट, लाइक वाइज हम यही समझते हैं कि उन्होंने ये बस थोड़ा सा व्यू दे दिया अकॉर्डिंगली। ठीक, तो इन सारी डेफिनेशंस को कंक्लूड करने के बाद हम इस नतीजे पर आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में बोला गया वो बिल्कुल ठीक है। और उसी पॉइंट्स को कंक्लूड करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि स्टेट, रियासत, मुल्क को बनाने के लिए पॉपुलेशन लाजिम है, अवाम लाजिम है। अगर आपकी अवाम नहीं तो स्टेट नहीं। दूसरी कंडीशन जो इन डेफिनेशंस को कंक्लूड करने के बाद हमें समझ आती है वो ये है कि हमारी स्टेट कभी भी नहीं बन सकती अगर हमारे पास एक रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी ना हो। थर्डली, गवर्नमेंट लाजमी है। गवर्नमेंट बेसिकली स्टेट एक मशीनरी है चलाने के लिए, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, उसके काम, उसके ऑफिस होल्ड करने के लिए, उसके लोगों को सरवाइव करने के लिए गवर्नमेंट का होना लाजिम है। ये एक ऑर्गन है कम्युनिटी का। अगर ये नहीं है, सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, तो भी स्टेट सही तरीके से मुल्क नहीं चल सकता। लाइक बस दूसरे स्टेट्स जो हैं उनके पास अगर ये नहीं है, अपने बजट रिसोर्सेस नहीं है कि वो अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकें, तो हिस्ट्री इन चीज़ों से भरी पड़ी है कि उनकी फिर सिचुएशन किस तरह जाकर पहुंचती है अगर वो इस हालात में नहीं है कि वो अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक, तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रो था बस एलिमेंट्स और इसके हवाले से। ये था मतलब जनरली ओवरव्यू के स्टेट जो है क्या है, और हम अपने जो कंक्लूजन के बाद इन सारी चीजों को मद्देनजर रखने के बाद इस नतीजे पर मतलब हमारे जो विजन्स हैं वो जाते हैं कि पॉपुलेशन लाजमी है, अवाम लाजमी है, आपकी टेरिटरी लाजमी है, एक जगह होना लाजिम है, उस जगह में गवर्नमेंट का होना लाजिम है जो स्टेट के मामलात को देखे, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ उस टेरिटरी में रहने वालों का एक कॉमन पर्पस हो, एक कॉमन ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो स्टेट की क्रिएशन हुई थी 1947 में, जो इंडिपेंडेंस हमने हासिल की, वो इस बेस पर हासिल की थी ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी, कि हम आजाद तब हैं जब हमें मुसलमान होने के लिए हम अपने वो चीजें सारे फराइज पूरे कर सकें जो बेसिकली हमारे हैं। इसी बेसिस पर टू नेशन थ्योरी के बेसिस पर, यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, टू बी अ मुस्लिम एंड टू बिलोंग टू अ मुस्लिम कंट्री। हमारे पास वो राइट्स नहीं थे। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें इंडिपेंडेंस करा दी थी और 1947 में हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आजाद हुआ। तो ये बेसिकली एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है किसी भी स्टेट का। अगर ये मिसिंग है तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब जो स्टेट कह रहे हैं, रियासत कह रहे हैं, इनका होना, यानी इनको अगर डिफाइन किया जाए कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, ये तो हमने कर ली, लेकिन अब काइंड्स कौन सी हैं, किस तरह की स्टेट के अपने फंक्शंस जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, इस
बेसिकली इन चीजों को हम विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट और उनका जो कानून है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो लॉ है, उस बेसिस पर डिफाइन करते हैं। फर्स्टली हम ये कहते हैं कि ये स्टेट इंडिपेंडेंट है, और सेकंड कैटेगरी में हम ये कहते हैं कि ये स्टेट डिपेंडेंट है। फर्स्ट हम वो स्टेट्स करेंगे, हम वो कंट्रीज करेंगे जिनको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। सेकंड पर जो स्टेट के काइंड्स आ जाएंगे वो होंगे डिपेंडेंट। तो कोई भी स्टेट, कोई भी रियासत ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो वो रेगुलेट कर रही है, उसकी बेसिस पर उसे डिफाइन किया जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए जाते हैं, या तो उनका जो लॉ है, उनका जो अपना मुल्क का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई रिटन फॉर्म में कोडिफाइड लॉ है, तो उस बेसिस पर बताया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर किया। उसके बाद आता है विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, स्टेट के जो काइंड्स हैं, स्टेट किस तरह की होती हैं, इसमें फर्स्ट जो हमारी काइंड्स आ जाती हैं वो है यूनिटरी स्टेट। यूनिटरी स्टेट बेसिकली कौन सी स्टेट है? वो स्टेट जो टेरिटोरियल डिविजन्स के बेसिस पर बनी हो, और जहां पे पावर्स जो हैं वो एक ही किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी जो बाकी, फॉर एग्जाम्पल आपके 4 सूबे हैं मुल्क में, चारों सूबों को डेलीगेट किए गए हैं कुछ पावर्स, बाकी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख रही है, अपने पास यूज करके रख रही है कि जब भी कोई यूज हुआ, कुछ भी जो उन सूबों में रहने वाले हैं उनको अगर इशू हो रहा है, तो हम उनकी खुद मसले हल करेंगे, या खुद सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ पावरफुल हो और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट जो मकामी गवर्नमेंट्स हैं उनको सिर्फ पावर डेलीगेट करे, तो उन स्टेट्स को हम यूनिटरी स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, कौन सी स्टेट जिसमें पावर्स डेलीगेट हो सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, डिवीजन ऑफ पावर ना हो, डिवीजन ना हो कोई कि कितनी एक्सटेंट तक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स एक्सटेंड होते हैं, जैसा लाइकवाइज यूके। यूके में बेसिकली क्या है कि यूके में 26 कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं बेसिकली, आई थिंक सो। तो उन सारी स्टेट्स के जो पावर्स हैं वो ग्रेट ब्रिटेन ने अपने पास रिटेन किए हुए हैं। कुछ पावर्स, कुछ उनकी जो हैं, जैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनको पावर्स दिए हुए हैं कि आपको ये डेलीगेट किए जाते हैं, आप ये यूज करो। बाकी सारे जो पावर्स हैं उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, लाइक यूटिलिटी और एजुकेशन वगैरह। तो ये सारी चीजें उनके पास डिवीजन ऑफ पावर नहीं होने की वजह से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से पावरफुल हो तो ऐसी स्टेट्स को हम यूनिटरी स्टेट्स कहते हैं। और इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो मेन है वो ये है कि जहां भी यूनिटरी स्टेट्स होंगी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होगा, बल्कि पार्लियामेंट सुप्रीम होगी। लाइकवाइज इन द ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है या उनकी जो ग्रोथ हुई है वो एवोल्यूशनरी है, टाइम टू टाइम होती रही है। उनकी कन्वेंशन इतनी स्ट्रांग है कि वो कन्वेंशन को ज्यादा फोकस देते हैं, और जैसे कि पार्लियामेंट की एग्जिस्टेंस ही इस ही एवोल्यूशनरी स्टेज का हिस्सा है कि पहले पार्लियामेंट किस तरह से हुई थी, प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद उसकी कैबिनेट। तो उनकी जो है पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का सुप्रीम नहीं है, बिकॉज के कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके कॉडिफाइड हैं, लाइक स्टैट्यूट्स हो गए, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स और पिटिशन ऑफ राइट्स। तो ये सारी कॉडिफाइड है, अदरवाइज उनका पूरा जो है लव अनकॉडिफाइड है, कन्वेंशन और कस्टम्स की बेसिस पर है। उनकी कस्टम्स इतनी स्ट्रांग हैं कि उन्हें तोड़ना बहुत एक मॉरल वैल्यूज के खिलाफ समझा जाता है। तो ये सिर्फ थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिटरी स्टेट्स के, मीन्स के
सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आ जाती हैं इसी के जो अगेंस्ट में, वो है फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट क्या है? जिसमें डिसीजन लेने का पावर दो गवर्नमेंट्स के बीच में हो, दो डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट्स के हाथ में अगर पावर हो कोई भी डिसीजन लेने का, कोई अपने सूबों और विभाग के दरमियान अगर डिवीजन हो पावर्स की, तो उस स्टेट को हम फेडरल स्टेट्स कहते हैं। लाइक यूएसए में बेसिकली 50 स्टेट्स हैं, लेकिन सबको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कुछ पावर्स जो हैं वो कांग्रेस सिर्फ रिटेन कर रही है। बाकी जो भी पावर्स हैं, बाकी जो भी उनके हैं चीजें करने के लिए, वो उन्होंने यूएसए ने 50 स्टेट्स को डिवाइड किए हुए हैं। कि आप जिस तरह से बेहतर समझें, रेजिडरी एक लिस्ट होती है। रेजिडरी लिस्ट क्या है? जो भी पावर सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट के बीच में बच जाते हैं, यानी कुछ ड्यूटीज, कुछ पावर्स जो एक्सरसाइज करने बाकी होते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स को दिए जाते हैं, उन लिस्ट्स को हम रेजिडरी लिस्ट कहते हैं। तो उसमें सारी चीजें डाल दी जाती हैं कि आप ये चीजें परफॉर्म करें, आप फंक्शंस जो है एनुमिएट करें। तो फेडरल स्टेट क्या है? जिसमें डिसीजन पावर, डिसीजन मेकिंग पावर जो है डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में हो, डिवीजन ऑफ पावर हो सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट, और जहां पर भी फेडरल स्टेट होगा वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा हमेशा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप रिटन फॉर्म में एक तो चीज है, दूसरी से बात ये है कॉन्डोमिनियम और कॉलोनीज के बेसिस पे अगर कोई स्टेट बन रहा है और उनको अपने राइट्स दिए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो इट शुड बी रिटन। इसी वजह से यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे सुपरमेसी है, लेकिन विद सम पावर के उनके चेक एंड बैलेंस ज्यादा है। पार्लियामेंट पर, उनकी कांग्रेस पर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर, जुडिशरी का है चेक एंड बैलेंस, जुडिशियल है रिव्यू, और जो पार्लियामेंट है उसका जुडिशियल रिव्यू है। यानी ये इंटरकनेक्टेड फेसेस हैं जो एक दूसरे के हर एक जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उन पर नजर होती है, बट वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ये सुप्रीम मतलब सुप्रीम कोर्ट वहां की का थर्ड चैम्बर जिसे हम कहते हैं, थर्ड चैम्बर ऑफ यूएसए जो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, उसे ये पावर हासिल है कि अगर कोई अल्ट्रा वायर्स में कोई भी अमेंडमेंट पास की जा रही है जो उनके 7 आर्टिकल्स में नहीं है, जो चीज उनके 7 आर्टिकल्स में नहीं है, या जो कॉन्ट्राडिक्टरी टू कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो उसको उड़ा दिया जाए, अल्ट्रा वायर्स को करार दिया जाए। तो इसी वजह से सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन स्टेट्स को हासिल होगी जो फेडरल होंगी। लाइक हमारे में तो पाकिस्तान में एक फेडरल में भी कह सकते हैं, और पार्शली सुपरमेसी जो है पार्लियामेंट की है, पार्शली जो है वो जुडिशरी की समझी जाती है, पार्शली जो है कॉन्स्टिट्यूशन की समझी जाती है। ये एक डिबेट है जिसपे ये कहा we shall have a next session on this question. उसके बाद जो इंडिपेंडेंट स्टेट का थर्ड जो मेन काइंड आ जाता है, टाइप्स आ जाते हैं, वो है कन्फेडरल या कन्फेडरेशन भी कह सकते हैं। ये क्या है? बेसिकली एक एसोसिएशन है फेडरल स्टेट्स का। वो स्टेट्स जो फेडरल हैं वो अपने एक एग्रीमेंट के तहत एग्रीमेंट करें आपस में, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने अख्तियारात सरेंडर कर दें, दे दें कि हम इस एग्रीमेंट की बेसिस पर काम करेंगे और हमारी एक ही पॉलिसी होगी, एक ही ऑब्जेक्ट होगा,
और इस पॉलिसी से हटकर हम अपनी जो गवर्नमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट हम चलाएंगे। तो इस तरह की कोई एसोसिएशन ऑफ फेडरल स्टेट जो किसी एक कॉमन पर्पस के लिए साथ मिलके काम करें, तो ऐसी स्टेट्स को, ऐसी फेडरल स्टेट के एसोसिएशंस को हम कन्फेडरल कहते हैं या कन्फेडरेशंस कहते हैं। ये बेसिकली टेम्पररी होते हैं कि एक अगर आपका पर्पस हासिल हो गया तो आप जो है अपनी जो स्टेट है जब भी आप चाहें तो कर सकते हैं। लाइक EU अभी जो हुई है, तो उन्होंने भी यही मतलब प्रोविजंस जो कन्फेडरेशन में थे यूके के साथ, जब कन्फेडरेशन उनकी खत्म हुई, उनका एक पर्पस खत्म हुआ, तो उन्होंने अपने बजट, अपने सिस्टम्स को सेपरेट कर लिया है। तो ये कन्फेडरल स्टेट्स का होता है। यहाँ भी जो है USSR जो चल रही है, यूरोपियन यूनियंस में, तो वो भी कन्फेडरेशन का हिस्सा है। ठीक, तो यहाँ तक हमारी जो है इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसमें यूनिटरी स्टेट में हमने पढ़ा के जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ पावर हो, एक ही मखसूस जो है अदारा हो जिसके पास पावर हो, वो कुछ पावर्स जो डेलीगेट कर दे किसी लोकल गवर्नमेंट को, और बाकी सारे अपने पास रिटेन रखे, अपने पास रखे, तो उसी यूनिटरी। और जो डिवीजन हो पावर्स की कि कुछ आप अपने हिसाब से यूज करो पावर्स, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास यूज करने के लिए रखे, डिस्ट्रीब्यूट करे पावर्स, तो उनको फेडरल। और एसोसिएशन ऑफ फेडरल को हमने कहा कि कन्फेडरेशन कहा जाता है। उसके बाद डिपेंडेंट स्टेट्स। डिपेंडेंट स्टेट्स बेसिकली क्या है कि वो स्टेट्स जो लाइक जंग बंदी में या किसी और उनके रिसोर्सेज इतने अच्छे ना हो, जो अपने अवाम के मसाइल हल ना कर सके, अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश ना कर सके, ऐसी सिचुएशन में जब उनको जरूरत हो तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर सकें, तो उन स्टेट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंडेंट स्टेट्स में आती है। पहली जो काइंड आ जाती है वो है वेसल। वेसल स्टेट बेसिकली वो स्टेट्स हैं जो कंप्लीटली किसी और के कंट्रोल में हो। यानी ये स्टेट तब एग्जिस्ट होती हैं, तब आती हैं जब आपकी किसी दूसरे ममालिक के साथ जंग चल रही हो और आपके रिसोर्सेज खत्म हो गए हों, आपके पास इतने वसाइल ना हो, बजट ना हो, आप अपनी आवाम को नहीं दे सकते, और आप सरेंडर करने के लिए भी तैयार ना हो। किसी और स्टेट ने आप पर हमला किया और आपसे ये पावर्स छीन लिए गए, और किसी और के कंट्रोल में अगर एक स्टेट आ जाती है इस सिचुएशन में, तो उस स्टेट को हम वेसल कहते हैं। यानी कि आप ऐसी स्टेट जो किसी और के स्टेट के कंट्रोल में हो, यानी जो अपने खुद के मामला डील ना कर सकती हो, ऐसी स्टेट्स को हम वेसल कहते हैं। सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है वो है प्रोटेक्टोरेट या प्रोटेक्टेड स्टेट। ये बेसिकली क्या है कि एक किस्म की अगर कोई स्टेट दूसरी स्टेट के साथ ट्रीटी कर ले, एक प्रोटेक्शन मांग ले ट्रीटी के बेस पर कि मैं अपनी स्टेट को संभाल नहीं पा रहा, इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, और मेरी स्टेट को सरवाइव करने के लिए प्रोटेक्ट किया जाए, हिफाजत की जाए मेरी स्टेट की, तो इस तरह की स्टेट को हम प्रोटेक्टेड स्टेट कहते हैं। और जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, हिफाजत दे रहा है, उस स्टेट को प्रोटेक्टोरेट कहा जाता है। यानी इस तरह की एक ट्रीटी अगर हो, कोई एग्रीमेंट हो दो स्टेट्स के बीच में कि मैं आपको इंटरनेशनली जो भी डिसीजन लेना वो आप पर रिलाई कर रहा हूँ, आपके पास ये पावर्स हैं कि आप अपने डिसीजन मेकिंग मेरे पावर्स यूज कर सकते हैं, तो सिर्फ मेरे स्टेट को प्रोटेक्ट किया जाए, बिजनेस डीलिंग आपको मैं सोचता हूँ, तो इस तरह की स्टेट को प्रोटेक्टेड स्टेट कहा जाता है। ये भी एक डिपेंडेंट है, बिकॉज कि अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है तो you should not call yourself as independent. उसके बाद लास्ट हमारे पास जो इंडिपेंडेंट स्टेट बच जाती हैं वो है कंडोमिनियन।
कंडोमिनियम बेसिकली क्या होता है कि जो दो पावरफुल स्टेट्स हैं, दो पावरफुल यूनिट्स अगर आपस में लड़े एक स्टेट को हासिल करने के लिए, कि फर्स्ट स्टेट कहती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, सेकंड कहती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब इन दोनों के बीच में जो जंग हो रही है, एक ही स्टेट पर दो ग्रुपों का आपस में हमला हो और हासिल करने के लिए कोशिशें की जा रही हो किस टेरिटरी को, तो ऐसी स्टेट्स को हम कंडोमिनियम कहते हैं। लाइक फलस्तीन, फलस्तीन को बेसिकली हम इस वक्त कंडोमिनियम स्टेट कहेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसराइल अपने हिसाब से चाहता है कि इस पर एग्जिस्टेंस जो हासिल हो वो मुझे हासिल हो, और दूसरी स्टेट्स का ये है कि ये हमारे जो हैं क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो है वो हजरत ईसा और उनके मानने वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे बाबा और उस्ताद आए थे, इसी वजह से हमारी स्टेट पर जो है हुकूमत होनी चाहिए। तो इस हवाले से इस सिचुएशन में हम फलस्तीन को कह सकते हैं कि वो एक कंडोमिनियम स्टेट है। ओपेनहाइम कहता है कि इस पर ओपेनहाइम ने कहा कि जो दो डोमिनियन ओवर रूल करें किसी एक कंट्री पर, तो उस स्टेट को हम बेसिकली कंडोमिनियम कहते हैं। यानी लड़ना भी सही है, लेकिन दोनों ही रूल कर रहे हो, हुकूमत वहां पे चला रहे हो, एक किसी की एग्जिस्टेंस ना हो, दोनों की हो, तो ऐसी स्टेट जिस पर दो जो है रूल कर रहे हो, उस स्टेट को हम कंडोमिनियम कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। होपफुली कि ये समझ आया होगा। इन केस इंक्वायरी, अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं लाइव सेशन में। और आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगले लेक्चर में जो है वो हम राइट्स और ड्यूटीज और फंक्शंस ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल। यहीं पर हम आज का लेक्चर जो है वो खत्म कर रहे हैं। होपफुली कि आपको सही समझ आया होगा। एक लास्ट में यही मैं माजरत करना चाहूंगी कि मैं एक इंसान हूँ और मैं अपने हिसाब से कोशिश कर सकती हूँ। अगर मुझसे कोई भी चीज आपको डिलीवर करने में कोई इशू हुआ हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो जो आपको नहीं समझ आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत